हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आऊँ कॉस्ट शीट का क्लास नंबर 1। जो बच्चे दिसंबर 26 में या जून 27 में अपना पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो दिसंबर 26 में दें या जून 27 में, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A, वो आपको मिलेगा कॉस्ट शीट से। तो सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत कॉस्ट शीट से कर रहा हूँ। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। हाँ जी, पहला पॉइंट ये आता है कि कौन से बिजनेसेस को कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। तो इसका सिंपल जवाब है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कॉस्ट शीट तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग ऐसे बिजनेसेस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी बिजनेसेस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बिजनेसेस को बनानी पड़ती है कॉस्ट शीट। मतलब यहाँ जो इंफॉर्मेशन होगी वो फिजिकल फॉर्म में होगी। रॉ मटेरियल आपको दिखाई देगा, फिनिश गुड भी आपको दिखाई देगा। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में मैन्युफैक्चर का खर्चा कितना हुआ, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, उसको सेल वैल्यू कितनी मिलेगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन वो कमा लेंगे, ये सारी जानकारी यदि हमें एक स्टेटमेंट से चाहिए तो वो स्टेटमेंट कॉस्ट शीट के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी आपके पास होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे चलते हैं। कॉस्ट शीट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, उसमें पहला पॉइंट है कॉस्ट शीट का मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट शीट बनाते टाइम कौन कौन सी चीज़ें हमें एक्सक्लूड करनी होती है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो कॉस्ट शीट बनाते टाइम हमें नहीं लिखनी, नहीं कंसीडर करनी यदि क्वेश्चन में दे रखी है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमें कौन सा प्रिस्क्राइब करना है, यूज़ करना है, जो हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखा है इंस्टीट्यूट के ICMEI। हाँ जी, कॉस्ट शीट बनाते टाइम जो कॉस्ट है वो हम कौन कौन सी लेंगे, एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम की जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कॉस्ट शीट बनाते टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जब हमें कॉस्ट शीट में लिखनी होती है तो हम उसकी जगह क्या रखेंगे, मतलब किस जगह पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्रेजेंट करना है, लिखना है। तो सीधा सीधा आंसर है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लैंग्वेज में लिखा है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लैंग्वेज में लिखा है। इस बात पर डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की सही जगह कॉस्ट शीट में क्या है। नेक्स्ट आपके पास में है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। जो फिनिश गुड्स आपका बच गया है, जो भी बिका नहीं है, अब वो वैल्यू फिनिश गुड्स की कितनी है हमें बतानी है। मतलब जो फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पे अनसोल्ड है, अभी तक बिका नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि वो कितने रुपए का है, उसका अमाउंट कितना है जो हमारे पास में बच गया। फिर आपके पास है सेमी वेरिएबल ओवरहेड की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। मतलब वो ओवरहेड जिसमें कुछ पार्ट फिक्स है कुछ पार्ट वेरिएबल है, उसका अमाउंट हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। कॉस्ट शीट के अंदर किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको कराऊंगा, ताकि आपको अलग से MCQ करने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट का मतलब क्या है। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पर हम अपने सारे खर्चों को एलिमेंट वाइज शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है उसमें हम पर यूनिट कॉस्ट भी शो करते हैं, टोटल कॉस्ट भी शो करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो भी पर्सन कॉस्ट शीट को देखे उसे पता चलना चाहिए कि कौन सी हमारी प्राइम कॉस्ट है, कौन सी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है, कौन सा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कौन सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि सेल वैल्यू कितनी है। ये सारी चीज़ें उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई दे। तो सिस्टमेटिक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को जब हम एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं तो उस स्टेटमेंट का नाम रख दिया जाता है कॉस्ट शीट। आगे चलते हैं। कॉस्ट शीट बनाते टाइम हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना। तो पहला पॉइंट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी कोई भी आमदनी, कोई भी इनकम जो एक बिजनेस ने, एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स के अलावा, मतलब गुड्स बेचा भी नहीं है फिर भी उसकी आमदनी हो रही है, जैसे रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया, ट्रांसफ़र फी रिसीव हो गई, मतलब कोई भी ऐसी कमाई जिसका गुड्स से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी सारी इनकम कौन सी होगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कॉस्ट शीट में उस इनकम को कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे कोई भी खर्चे जिनका गुड्स बनाने से कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब इन खर्चों को हम इनकर तो कर रहे हैं लेकिन उनका कनेक्शन गुड्स से नहीं है। सिंपल भाषा में बोलें, कोई भी खर्चा आप कर लो, यदि उसका रिलेशन गुड्स को बनाने से है, रिलेटेड टू गुड्स है, तब तो वो खर्चा कंसीडर होगा कॉस्ट शीट में। और यदि उस खर्चे का रिलेशन गुड्स को बनाने से नहीं है तो वो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। जैसे कोई भी पेनल्टी, कोई भी फाइन आप दे रहे हैं, जुर्माना दे रहे हैं, कोई बैंक से लोन लिया और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई भी बैंक से आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिवेंचर इशू किया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपको कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गया, पेटेंट राइट ऑफ हो गया, आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गया, समझ में आ गया, डिविडेंड पेड आपने किया, कोई भी
आपकी फैक्ट्री के अंदर लॉस हो जाए एबनॉर्मल नेचर का, फायर अगर हो गई जिसकी वजह से सामान जल गया, तो ये सारी चीज़ें गुड्स से संबंधित नहीं है। क्या गुड्स को बनाने के लिए फैक्ट्री में आग लगाना पड़ता है, फैक्ट्री का सामान जलाना पड़ता है? नहीं। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी ऐसी इनकम जो हमें गुड्स को बेचने से नहीं हो रही, या कोई भी ऐसा खर्चा जो गुड्स को बनाने में नहीं हो रहा, आप उसे कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कॉस्ट शीट बना रहा है ये जानने के लिए कि गुड्स को बनाकर बेचने में मेरा प्रॉफिट कितना है। तो गुड्स को बनाकर बेचने में प्रॉफिट के लिए मुझे गुड्स का खर्चा चाहिए और गुड्स से मिलने वाले इनकम चाहिए, ताकि प्रॉफिट गुड्स को बनाकर बेचने पर कितना हुआ वो पता चल सके। वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आगे इस प्रोडक्शन को जारी रखें या ना रखें। यदि प्रॉफिट आएगा तो रखेंगे, नहीं आएगा, लॉस आता है तो बिजनेस को बंद कर देंगे, सोचेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे। अब जो फॉर्मेट हमें यूज़ करना है एग्ज़ाम में, वो फॉर्मेट आपके सामने है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस फॉर्मेट को समझने में कोई दिक्कत आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट शीट की। तो कॉस्ट शीट में पहला खर्चा जो हमें लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर सेकंड एक्सपेंस है आपकी लेबर कॉस्ट, कौन सी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का सम हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। फिर उसके बाद हम फैक्ट्री एक्सपेंस से जो भी करेंगे गुड्स को बनाने के लिए, जो भी हमारा फैक्ट्री के अंदर खर्चा हुआ इनडायरेक्ट नेचर का, जिसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो आप ऐड करेंगे। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट शीट में कहाँ पे लिखें, उसकी जगह कहाँ पे है, कहाँ पे उसको खड़ा किया जाए, रखा जाए, मतलब ऊपर रखना है या उसको नीचे रखना है। कहने का मतलब क्या है, उसकी सही जगह क्या है। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, दूल्हे और दुल्हन के इधर उधर खड़े हो जाते हैं, या दूल्हे को कहते हैं चल तू बाहर यहाँ से निकल, इस दुल्हन के साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, ये आपकी सही जगह नहीं है। ठीक उसी तरीके से कॉस्ट शीट में हर खर्चे को दिखाने की एक सही जगह होती है, वो जगह क्या है हमें समझनी है। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आप उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानेंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले पहले उस खर्चे को शामिल कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ब्रैकेट में लिखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। नेक्स्ट आपके पास में है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फिनिश गुड्स की, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यदि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो आप उसे प्रोडक्शन का खर्चा नहीं मानेंगे, इसका मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, आप उसे खर्चा तो मानेंगे लेकिन उसे बाद में लिखेंगे। तो ऐसे में आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में आप ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगी सेल वैल्यू। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है जितना गुड्स हमारे पास बेचने के लिए होता है, जब कस्टमर हमारी दुकान पे आता है सामान खरीदने के लिए, तो हमारे पास जितना गुड्स बेचने के लिए होगा उसकी कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब वो दो तरीके का गुड्स होता है जो हम कस्टमर को बेच सकते हैं, एक नया एक पुराना। सपोज करते हैं हमारे पास कोई कस्टमर आज सामान खरीदने आया, उसने कहा जी आपकी दुकान पे जितना सामान है सब दे दो। तो मैंने उसको क्या कहा, मेरी शॉप पे दो तरीके का सामान है, कल रात का बचा 100 यूनिट और आज का 1000 यूनिट जो नया बना है वो, तो मैं आपको 1100 यूनिट बेच सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि पुराना सामान कल रात का क्लोजिंग, आज का ओपनिंग बन गया, और आज जो मैंने नया बनाया वो 1000 है, तो 1000 प्लस 100 1100 यूनिट को हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो भी उसका अमाउंट आएगा। बात समझ में आ गई? जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो हर एक चीज़ का डिटेल आपको मैं यहाँ पर दूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कॉस्ट शीट बनाते टाइम, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? द कॉस्ट कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद ए स्पेसिफिक कॉस्ट प्रोसेस और डिपार्टमेंट, मतलब जब भी मैं कोई खर्चा करूं और खर्चा करने के बाद वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये खर्चा मैंने एक यूनिट बनाने के लिए कितना किया है, समझ लो वो कॉस्ट होगी डायरेक्ट। लेकिन कोई भी खर्चा इनकर करने के बाद मुझे नहीं पता चल पाता कि वो खर्चा एक यूनिट बनाने के लिए कितना है, तो समझ लो वो मेरे लिए होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पेन का यूज़ करके, इस रूम का यूज़ करके, यहाँ पर एसी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आपका कैमरा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका लैपटॉप यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लाइट यूज़ हो रही है, बट मुझे ये नहीं पता चल पा रहा
कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इस रूम का रेंट कितना लगा, इस इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा कितना, इस पेन का डेप्रिसिएशन कितना लगा, कैमरे का डेप्रिसिएशन कितना लगा, एसी का डेप्रिसिएशन कितना लगा, नहीं पता लगा पा रहा एक बच्चे पे कितना है आसानी से। तो ऐसे सभी खर्चे जब मैं इनकर कर रहा होता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि ये खर्चा हर एक बच्चे पे कितना है। हाँ, कैलकुलेट किया जा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे सारे खर्चों को हम कॉस्टिंग में बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसका दूसरा मशहूर नाम है ओवरहेड कॉस्ट। लेकिन यही खर्चा मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकूं, जैसे मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा जब आप मुझसे क्लासेस परचेज करेंगे, तो हर एक बुक की जो कॉस्ट आती है मान लीजिए 400 रुपीज़ है या 500 रुपीज़ है या 1000 रुपीज़ है, तो जितने भी बच्चे एडमिशन लेते जाएंगे, यदि 300 रुपये का खर्चा आता है तो 300 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, 400 रुपये का खर्चा आता है तो 400 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, 1000 रुपये का खर्चा आता है तो 1000 रुपये का। इसका मतलब हर एक बच्चे पे यदि बुक का खर्चा मान लीजिए 500 रुपये आता है तो दूसरे बच्चे पे भी 500 आएगा, तीसरे पे भी 500 रुपये का खर्चा आएगा, आसानी से कैलकुलेट होगी। तो वो कॉस्ट मेरी हो जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आ गई? किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में यदि खर्चा एक यूनिट बनाने में आसानी से कंप्यूट हो जाए, समझ लीजिए वो खर्चा आपके लिए हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। आगे देखिए, दीज कॉस्ट आर इनकर फॉर अ सिंगल कॉस्ट यूनिट, दीज कॉस्ट आर इनकर फॉर मल्टीपल कॉस्ट यूनिट्स। एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके एग्जाम्पल है डायरेक्ट कॉस्ट के। यहीं पर आपका रिपेयर, रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी ऑफ आपके पास जो भी सुपरवाइजर हैं या मैनेजर्स हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, फॉरमैन सैलरी, ये सारे खर्चे आपके पास हो गए इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसके अंदर 3 चीज़ आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें 3 चीज़ें आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें वैसे आपने फाउंडेशन लेवल पे बहुत डिटेल में समझी है, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करूँ जिसमें आपको डाउट है। हो सकता है कि आपने फाउंडेशन में ये सारी चीज़ों पर ध्यान न दिया, आपने कहा यार MCQ क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़ो, आंसर हमें पता ही है। चलिए, अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे भाई डायरेक्ट कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, तो आप कहोगे प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम आपसे कोई पूछे MCQ में तो आप क्या कहोगे जी? ओवरहेड कॉस्ट। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइम कॉस्ट और दूसरी मेरे पास है ओवरहेड कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट होती है उसका ऑल्टरनेटिव नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसका पर्पज़ होता है किसी एक यूनिट बनाने पे खर्चा कितना हुआ उसे आसानी से कंप्यूट किया जाए। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी हमारा खर्चा है, इसे ओवरहेड कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये खर्चा इनकर किया जाता है तो हमारा जो मोटिव होता है, हमारा जो पर्पज़ होता है ये खर्चा करते टाइम, वो खर्चा किसी एक यूनिट के लिए नहीं होता, एक से ज़्यादा यूनिट के लिए होता है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए ये खर्चा हमारी फैक्ट्री में किया जा रहा होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा होता है। आगे जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक उसी तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर क्या आप हमें इनके एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ जी, एग्जांपल बिल्कुल दूंगा मैं आपको। मान लीजिए मुझे एक फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए जो टिम्बर यूज़ होगा वो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि कारपेंटर से जब मैं पूछूंगा कि भाई इस टेबल को बनाने के लिए या चेयर को बनाने के लिए या सोफ़ा सेट बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए मुझे कितने टिम्बर के पीस चाहिए, तो वो मुझे बता देगा। मान लीजिए सपोज करते हैं मुझे एक टेबल बनानी है और वो कहते हैं जी इस टेबल को बनाने के लिए आपको टिम्बर के 2 पीसेस लाने हैं, एक पीस 1000 का आता है, तो 2 पीस 2000 के हो गए। इसका मतलब 2000 रुपये का खर्चा करके मेरी टेबल बन जाएगी, मटेरियल का खर्चा 2000 रुपये हो गया। कारपेंटर कहता है जी मैं इस टिम्बर से टेबल बनाने के 1000 रुपये लेबर के लूँगा, तो इसका मतलब इस टेबल की लेबर कॉस्ट मुझे आसानी से पता लग गई 1000 रुपये। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, टेबल का जो डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा? तो क्या हर टेबल जो लोगों के घर में होती है जिसका यूज़ करते हैं, क्या सबका डिज़ाइन सेम होता है? नहीं, सबका डिज़ाइन थोड़ा बहुत अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है ना? किसी का साइज़ टेबल का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का कुछ अलग। तो हर टेबल पे जो भी डिज़ाइन का खर्चा आप यदि करते हो तो वो खर्चा हर टेबल के लिए अलग अलग होगा, वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा, आपके लिए डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल में हम कह सकते हैं कि यदि मैं टेबल बना रहा हूँ तो उस टेबल को मजबूती देने के लिए फेविकॉल की रिक्वायरमेंट होगी, कील पेज की ज़रूरत होगी, वो सारा का सारा खर्चा मेरे लिए होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। वहाँ पे सुपरवाइज़र की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, हेल्पर चार्जेज जो मैं पे करूँगा वो मेरे लिए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। आपका जो रेंट है, लाइटिंग है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, पावर है, ये सब मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे आपके। तो कहने का मतलब क्या हुआ? खर्चा करते टाइम आपको ये अनुभव हो जाए, ये पता लग जाए यार ये खर्चा तो मैं किसी एक यूनिट बनाने के लिए ही कर रहा हूँ, आसानी से पता लग जाए, समझ लीजिए बेटा वो खर्चा आपके लिए हो गया
डायरेक्ट कॉस्ट। और खर्चा इनकर करते टाइम आपको ना पता चल पाए कि ये खर्चा किसके लिए है, 1 के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए, 5 के लिए, मतलब वो खर्चा आप 1 से ज़्यादा यूनिट के लिए कर रहे हैं ये तो पता है, बट किसके लिए कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा। मतलब 1 यूनिट बनाने में आपका खर्चा कितना हो रहा है आपको नहीं पता चल पा रहा। कोई बात नहीं, नहीं पता चल पा रहा, पता लगा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे सभी खर्चे जो इनकर करते टाइम 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए किए गए हैं, ये हमें कंफर्म है, वो खर्चा आपके लिए कॉस्टिंग के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। बस ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। मतलब हमारी जो फैक्ट्री है उसमें हम रॉ मटेरियल ला के देते हैं वर्कर को, और जो इंस्ट्रक्शन वर्कर को दी जाती है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन बताई जाती है, उस स्पेसिफिकेशन का यूज़ करके हमारा जो वर्कर है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देता है। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट को हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। तो सर ये कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पहले भैया आप इसको समझो, इस एग्जाम्पल को समझो जहाँ पर आपके सामने मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर इस रॉ मटेरियल को मैंने फैक्ट्री में भेजा, तो फैक्ट्री का मुझे रेंट भी देना पड़ेगा, फैक्ट्री की लाइटिंग भी लगेगी, इस मशीन का यूज़ हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी लगेगी, यहाँ पे धागा भी यूज़ हो रहा है, तो ये धागा जो थ्रेड है वो मेरे लिए खर्चा है। अब वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो क्या धागे का खर्चा डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? तो सिंपल सी बात है, हमने टेलर से पूछा क्या एक शर्ट बनाने के लिए धागा खरीद के लाए हो? उसने कहा क्या पागल हो गई हो, ये धागा एक शर्ट के लिए थोड़ी मिलता है मार्केट में, 100 मीटर का धागा हमें एक बार में खरीदना पड़ता है। ये जो रील हमें मिलती है इसमें 100 मीटर लेंथ होती है धागे की। अब जितना ही शर्ट में लगेगा लगा देंगे, बाकी यहीं पे उठा के रख लेंगे। जब दूसरी शर्ट आएगी इस कलर की मैच की तो उसमें लगा देंगे, तीसरी आएगी तो तीसरी में, चौथी आएगी तो चौथी। इसका मतलब धागे का खर्चा किसी एक शर्ट को बनाने के लिए नहीं खरीदा। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया कि इस धागे का यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा शर्ट्स बनाने में लगेगा, मतलब कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन कपड़ा जब हम खरीद के लाए, टेलर ने कहा कि जिस साइज़ की आपको शर्ट बनानी है उस साइज़ की शर्ट बनाने के लिए आपको ये कपड़ा 2 मीटर खरीद के लाना है। 1 मीटर 500 रुपये का आएगा, 2 मीटर 1000 रुपये का आएगा। इसका मतलब एक शर्ट बनाने में आपका 1000 रुपये का कपड़ा लगेगा। ये तो कंफर्म हो गया, डेट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो धागा आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। कपड़ा जो हम खरीद के लाए हैं शर्ट बनाने के लिए मेन मटेरियल है, वो आपके लिए हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ जो टेलर इस शर्ट को बना रहा है इस मशीन का इस्तेमाल करके, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट वेजेस कहलाएगी। लेकिन ये जो वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है क्या सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा? जैसी स्पेसिफिकेशन हमारे कस्टमर ने हमें दी थी इस शर्ट को बनाने के लिए, क्या उस स्पेसिफिकेशन को इस टेलर ने फॉलो किया, नहीं किया? उसके लिए हमने एक सुपरवाइज़र अपॉइंट कर दिया। सुपरवाइज़र का काम होता है कि फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी निगरानी रखना, उन्होंने जो काम किया उसको चेक करना, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो यदि एक सुपरवाइज़र 5 वर्कर को हैंडल कर रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सुपरवाइज़र तो एक है, वर्कर क्या है? एक से ज़्यादा। तो सुपरवाइज़र का काम क्या होता है? किसी एक यूनिट को चेक करना या फैक्ट्री के अंदर जितनी यूनिट्स बन रही है उन सबको चेक करना, सबको। अब 5 वर्कर काम कर रहे हैं, पाँचों ने 10-10 शर्ट बनाई या 20-20 शर्ट बनाई, किसी ने 5 बनाई, किसी ने 8 बनाई, किसी ने 15 बनाई। स्पीड, एफिशिएंसी और एक्सपीरियंस के बेस पर हमारी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं। तो जितनी भी शर्ट्स बनेगी उनको चेक करने का काम हमने सुपरवाइज़र को दे दिया। तो सुपरवाइज़र को पता है कि जो मुझे सैलरी मिल रही है वो किसी एक शर्ट को चेक करने के लिए नहीं मिल रही, जितनी भी शर्ट्स फैक्ट्री के अंदर बनती है उन सबको चेक करने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। इसका मतलब हमें पता लग गया कि सुपरवाइज़र को जो मैं सैलरी दे रहा हूँ वो किसी एक शर्ट के लिए नहीं है, अनेकों शर्ट के लिए, एक से ज़्यादा शर्ट के लिए। इसका मतलब ये खर्चा मेरे लिए हो गया इनडायरेक्ट वेजेस। समझ में आ गया? तो सुपरवाइज़र की सैलरी इनडायरेक्ट वेजेस है। जो मेन वर्कर शर्ट को बनाता है, कपड़े को फिनिश गुड में अपने हाथों को से यूज़ करके मशीन का शर्ट बनाता है, मतलब कोई भी वर्कर जो मेन काम करता है मशीन पे वो आपके लिए डायरेक्ट वर्कर है। उसके अलावा जो उसको सामान ला के दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो सब कौन हो गए? इनडायरेक्ट वर्कर। अब जो शर्ट का डिज़ाइन है वो देखने में सुंदर लगे, डिज़ाइन पे किया गया खर्चा आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पर जो बटन्स लग रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो धागा लग रहा है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब ये शर्ट बनेगी कहाँ पे? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, वो सारा आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 चीज़ें आती हैं बालक। कौन कौन सी 3 चीज़ें आती हैं बेटा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन सी कॉस्ट को कैलकुलेट करना भी मुश्किल है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को। और उसको एक यूनिट पर खर्चा कितना आएगा
बांटने में भी मेहनत लगती है। कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान होता है? डायरेक्ट। कौन सी कॉस्ट को कैलकुलेट करना भी मुश्किल है? इनडायरेक्ट। और साथ में इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हर एक यूनिट बनाने पे इनडायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा कितना है वो भी हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए मैं। कैलकुलेट कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ जी, हमें निकालनी है कन्वर्जन कॉस्ट। अब हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 1,00,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें दे रखी है 60,000। हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 40,000। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हमें दे रखा है 1,10,000 रुपये। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर मेरा कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा कितना है। तो यदि आप कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा निकालना चाहते हैं सॉल्यूशन में, और आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, तो आप क्या कहोगे? किन किन खर्चों को लेके चलोगे कन्वर्जन कॉस्ट में? रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जो भी खर्चा फिनिश गुड्स बनाने में लगा वो सारे खर्चे हमारे लिए बन जाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, इसका ना कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं लेते, बस ये ध्यान रखना है। तो इसका ना कौन सी कॉस्ट लेते हैं? लेबर कॉस्ट लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, साथ में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे लेबर कॉस्ट कितनी लगी? 60,000 रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास है 40,000 रुपीज़। फैक्ट्री का खर्चा 1,10,000 रुपये है। आपने बेटा इन सबको प्लस किया, आपके पास में 2,10,000 रुपीज़ कॉस्ट आ गई। बात समझ में आ गई? तो 2,10,000 रुपये का आपका खर्चा आ गया। कौन सा? कन्वर्जन कॉस्ट का। कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आगे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंस। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस को। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आपसे यदि एमसीक्यू पूछा जाए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया डिज़ाइन एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन हो गया रॉयल्टी, तीसरा ऑप्शन हो गया कैरेज इनवर्ड, फोर्थ ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के। मोल्ड, स्पेशल टूल्स, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल मशीन, स्पेशल डाइज, ये सारे के सारे जो मैंने नाम आपके सामने लिखे, जो एग्जाम्पल लिखे हैं, वो किसके एग्जाम्पल हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस के। तो यदि किसी क्वेश्चन में डिज़ाइन एक्सपेंस के नाम से 5,000 रुपये दे रखा है, समझ लो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है 2,000 रुपये, समझ लो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। मोल्ड की कॉस्ट आपको दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। स्पेशल टूल का खर्चा दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कोई आपने स्पेशल मशीन किराए पे ली है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं चाहिए, किसी स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने वो मशीन किराए पे ली है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद वो मशीन वापस दी जाएगी, जिसका बर्डन केवल उसी प्रोडक्ट पे डाला जाएगा जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, दूसरे पे नहीं, क्योंकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अलग अलग। सपोज करते हैं कोई कस्टमर अपने घर में मार्बल लगवाना चाहता है। अब वो कहते हैं जी मार्बल लगवाते टाइम इस मार्बल में मुझे डिज़ाइन भी चाहिए। या मान लीजिए आप अपने घर में एक मंदिर खरीदते हैं और मंदिर में चाहते हैं कि नक्काशी की जाए, तो उसके लिए जो पर्सन नक्काशी का काम करेगा उसको स्पेशल टूल्स, स्पेशल मशीन किराए पे लेनी पड़ती है, ठीक है ना? क्योंकि हर बंदा जो मंदिर खरीद रहा है वो कह रहा है जी मुझे नक्काशी करानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ज़्यादातर लोग सिंपल जैसा बना बनाया है वैसे ही ले आते हैं। क्लियर होगा पॉइंट? तो कोई भी खर्चा यदि स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है, और वो हर प्रोडक्ट पे ज़रूरी नहीं है, होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पर हर खर्चा जो एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए किया जा रहा है उसके स्पेसिफिकेशन को पूरा करने के लिए वो सारे खर्चे शामिल किए जाते हैं बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंसेस के एग्जांपल लिखे हुए हैं। टिम्बर, कारपेंटर चार्जेस, टेलर चार्जेस, डिज़ाइन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, फेविकॉल, मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, रेंट, इंश्योरेंस, थ्रेड। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो खर्चे दे रखे हैं 12 खर्चों के मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें कौन सा खर्चा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो टिम्बर आपके लिए डायरेक्ट है, कारपेंटर चार्जेस डायरेक्ट है, टेलर चार्जेस डायरेक्ट है, डिज़ाइन एक्सपेंस डायरेक्ट है। लेकिन ये स्टेशनरी, फेविकॉल, मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर, डेप्रिशिएशन, रेंट, इंश्योरेंस, थ्रेड, ये सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं। क्यों सर ये सारे खर्चे आपने क्यों इनडायरेक्ट लिए? क्योंकि बेटा ये खर्चा हम किसके लिए इनकर कर रहे हैं?
2 और मोर यूनिट्स के लिए, 2 और मोर यूनिट्स के लिए। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है आपके लिए, 2 और मोर यूनिट्स का। इसका मतलब यदि कोई खर्चा 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए इनकर किया जाता है तो वो खर्चा आपका इनडायरेक्ट नेचर का बन जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी खर्चे लिखे जा रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे किसके लिए इनकर किए जा रहे हैं, 2 और मोर यूनिट्स के लिए। लेकिन जो टिम्बर चार्जेज है, कारपेंटर चार्जेज है, लेबर चार्जेज है, आपका टेलर के चार्जेज है, डिज़ाइन एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे खर्चे हम किसके लिए इनकर करते हैं, सिंगल यूनिट के लिए। अब ध्यान से समझिए, ये तो पता चल गया कि ये सारे खर्चे डायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग में आते हैं, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग में आते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे जो खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे ही जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टिम्बर है तो डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका एलिमेंट कौन सा है, टिम्बर कौन सा एलिमेंट है डायरेक्ट कॉस्ट में, तो आप कहोगे सर डायरेक्ट मटेरियल। कारपेंटर चार्जेस, टेलर चार्जेस है तो डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन एलिमेंट का नाम क्या है, डायरेक्ट लेबर। सर डिज़ाइन एक्सपेंसेस कौन सा है, डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से लिखना है। स्टेशनरी मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, किस में आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में। फेविकॉल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, किस में आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में। मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन लेबर है तो इनडायरेक्ट लेबर आ गई। डेप्रीशिएशन आपके पास में आ गया, रेंट, इंश्योरेंस, थ्रेड, ये सारे के सारे ध्यान से समझिए। डेप्रीशिएशन हो गया आपके पास में, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये जो 3 खर्चे हैं नेचर में इनडायरेक्ट हैं, साथ में किस एलिमेंट में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अच्छा, ये जो थ्रेड है ये तो मटेरियल है, लेकिन है तो नेचर में इनडायरेक्ट, इसलिए बन गया इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कल को कोई भी क्वेश्चन MCQ में आ जाए, आपसे पूछा जाए कि जो थ्रेड है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो आपका आंसर हो गया सर इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन सा एलिमेंट है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है स्टेशनरी आपके लिए कौन सा खर्चा है, तो आप कहोगे सर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बट ये इनडायरेक्ट मटेरियल में आता है। बात समझ में आ गई। सर टेलर चार्जेस कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट कॉस्ट है, सर किस में आता है, डायरेक्ट वेजेस में आता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कॉस्ट शीट में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है 7 नंबर का। तो ये तो बेसिक थी कॉस्ट शीट की, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था फॉर्मेट क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, कौन से खर्चे लेते हैं, कौन से खर्चे नहीं लेते हैं। अगली क्लास जो होगी कॉस्ट शीट की, क्लास नंबर 2, वो आपकी सबसे मेन क्लास होगी। फिर मिलते हैं आपसे, बाय 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 बाय।